हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 87। इससे पहले ऑलरेडी हमने 86 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सौर मंडल के किस ग्रह की घूर्णन रोटेशन की अवधि सबसे कम है। सवाल है, सौर मंडल के किस ग्रह की रोटेशन की अवधि सबसे कम है। ऑप्शन दे रखा है बुध, शुक्र, बृहस्पति, उपर्युक्त में से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, बृहस्पति। याद रखनी है, सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह की घूर्णन सबसे कम है, जिसकी अवधि आप देखेंगे तो 9 घंटा 55 मिनट है, जो कि सबसे कम है। वहीं बात करें सौरमंडल के किस ग्रह की घूर्णन की अवधि सबसे अधिक है, तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की घूर्णन की अवधि 243 दिन है। कितना? 243 दिन। जबकि बृहस्पति का घूर्णन की अवधि जो है मात्र है 9 घंटा 55 मिनट। तो ये दोनों सवाल आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सौरमंडल के किस ग्रह की घूर्णन की अवधि सबसे कम है। तो बृहस्पति 9 घंटा 55 मिनट का समय लेता है ये, ठीक है, 55 मिनट। जबकि शुक्र ग्रह मात्र 243 दिन लेता है, जो कि सबसे अधिक है। ठीक, अब यहाँ पे बात करें घूर्णन क्या है, रोटेशन क्या है, तो दो चीज़ याद रखनी है। एक रोटेशन के बारे में याद रखना और एक रिवोल्यूशन, घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति, दोनों में अंतर है। जब कोई ग्रह अपने ही एक्सिस पर ध्रुव पर जब ये चक्कर लगा रहा होता है, इसे गोल गोल घूम रहा होता है ना, उसे कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है, तो घूर्णन गति की वजह से हम जानते हैं कि दिन और रात होता है। ठीक है, जबकि परिक्रमण का मतलब होता है कि जब सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगाए, जैसे ये बुध ग्रह यहाँ से चल करके ये घूमता हुआ वापस यहाँ पर पहुँच गया, तो हम कहेंगे कि इसने सूर्य की एक परिक्रमा कर लिया है, जिसे एक परिक्रमण काल कहा जाएगा। ठीक है, तो परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि घूर्णन गति से दिन और रात होता है। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा कि सौरमंडल के किस ग्रह की परिक्रमण की अवधि सबसे कम है। इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? सौरमंडल के किस ग्रह की परिक्रमण काल सबसे कम है, तो उसका आंसर होगा बुध ग्रह। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये सबसे सूर्य के नज़दीक है, इसे सबसे कम समय लगता होगा। जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे समय अवधि अधिक लगता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो समय लगता होगा वो कौन सा है? वरुण ग्रह। ठीक है, जिसे 164.79 दिन का समय लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ बात करें किसका? परिक्रमण काल के बारे में, ठीक है, तो सबसे कम किसे लग रहा है? बुध ग्रह को। क्यों? क्योंकि सबसे ये सूर्य के निकट है, इसे मात्र 88 दिन का समय लगता है, लगभग है ये। ठीक है, और सबसे अधिक समय किससे लगेगा? जो सूर्य से सबसे दूर में होगा। कौन सा दूर में ग्रह है? तो ये है वरुण ग्रह, और इसे लगता है 164.79 दिन। ठीक है, तो ये दोनों डेटा याद रखना है। सौरमंडल के किस ग्रह की घूर्णन की अवधि सबसे कम है, तो बृहस्पति होगा, जिसे 9 घंटा 55 मिनट का समय लगता है। और सबसे अधिक पूछे तो शुक्र ग्रह, जिसका अवधि है 243 दिन। परिक्रमण के बारे में पूछे तो ये डेटा आपको याद रखनी है। सबसे कम बुध ग्रह 88 दिन और सबसे अधिक वरुण ग्रह का 164.79 दिन। ठीक है, बाकी घूर्णन की वजह से दिन रात होता है, जबकि परिक्रमण की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक, तो चलें अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे लगभग सभी ग्रह का दिया हुआ है घूर्णन समय। आप चाहे तो इसे अच्छे तरीके से पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आकार के आधार पर निम्न में से कौन ग्रह सबसे बड़ा है। आकार के आधार पर बताना है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। ऑप्शन दे रखा है मंगल, अरुण, शनि, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शनि ग्रह। ठीक है, आकार के आधार पर दिए गए तीनों ग्रहों मंगल, अरुण एवं शनि में से देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। ठीक है, क्योंकि पूछा है निम्न में से, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? शनि ग्रह। ठीक है, चलिए याद रखना है आपको, आकार के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति बढ़ते क्रम में इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा जाएगा बुध ग्रह, बुध से बड़ा है मंगल,
मंगल से बड़ा है शुक्र, शुक्र से बड़ा है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी से बड़ा है वरुण, वरुण से बड़ा है अरुण, और अरुण से भी बड़ा आप देखेंगे तो है शनि, और शनि से बड़ा है बृहस्पति। चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है मंगल, अरुण और शनि, तो आप देखेंगे इन तीनों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है तो बृहस्पति ग्रह है, दूसरे नंबर पर आएगा आपका शनि ग्रह, ठीक। तो ये क्रम भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, घनत्व के बारे में अगर पूछें कि घनत्व के आधार पर बात करें ग्रहों का क्रम क्या है, तो ग्रहों के घनत्व के आधार पर हम यहाँ पे लिख देते हैं घनत्व, ठीक है, घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर, ठीक है, आधार पर। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा जो ग्रह है घनत्व के आधार पर वो है शनि ग्रह। इसके बाद नंबर आता है अरुण का, इसके बाद नंबर आएगा बृहस्पति, क्योंकि सभी गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर आएगा वरुण, वरुण के बाद मंगल, मंगल के बाद आएगा शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद आएगा आपका बुध ग्रह, बुध के बाद है आपका पृथ्वी। इस हिसाब से हम कह सकते हो कि पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व के आधार पर कह सकते हैं सबसे बड़ा है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है तो पृथ्वी का है, सबसे कम किसका है तो शनि ग्रह का है, ठीक है। एक और भी पूछा जाता है किसके आधार पर, आपका दूरी के आधार पर, है ना, क्रम के आधार पर बताना है, दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के क्रम पे बताइए कि सबसे पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तो और भी आसान है। कैसे आसान है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ये हमारा आपका ये शुक्र, ये मान लीजिए ये आपका सूर्य ग्रह है, सूर्य तारा है, ये तारा है ये, ठीक है। अब यहाँ से ये सूर्य है, सन है, अब सन से बढ़ते क्रम में लगा रहे क्रम में, तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको बुध ग्रह, ये बुध होगा। बुध के बाद आपको क्या करना है, बुध का शुक्र को छोड़ दे, बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ना है और शुक्र लेना है, एक को छोड़ना है, बुध के बाद बृहस्पति होता है, छोड़ देना है, शुक्र लेना है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, आपको याद रखना होगा सिर्फ। इस बात फिर मंगल से शुरू कीजिए, मंगल के बाद फिर बुध छोड़िए, मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है, तो ये बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़िए, शनि लीजिए, और अरुण वरुण लीजिए, अरुण वरुण, तो ये आसान, ये सबसे आसान है, ठीक है। अगर ये क्रम के अनुसार ले तो ये क्रम के अनुसार सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, अलग अलग डेटा जिसे पूछे आपको याद रखनी है, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पर आकार के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में शनि है, वैसे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। घनत्व के आधार के बारे में बात करें तो घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, जबकि सबसे छोटा शनि ग्रह है, ठीक है। और सबसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे शुक्र ग्रह के बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। शुक्र ग्रह देखेंगे तो पृथ्वी का जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार के आधार पर देखेंगे कि लगभग सेम है, ठीक है। इसके अलावा शुक्र को ही इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है, ठीक है। चमकीला ग्रह भी इसे ही कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो इतनी सारी बातों को याद रखनी है शुक्र ग्रह के बारे में। चमकीला ग्रह है, सुबह या शाम का तारे से कहा जाता है, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़ा बहन भी फिर शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे गर्म ग्रह भी है, हाँ ये भी याद रखिएगा कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, बुध नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विषुवत रेखा निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती हैं। सवाल है इक्वेटर किस महादेश से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन दे रखा है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आप देखेंगे कि विषुवत रेखा 3 महादेश दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। मैप पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर है 0 डिग्री,
ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये अफ्रीका से गुजरता है, दक्षिण अमेरिका से गुजर रहा होता है और यहाँ से एशिया महादेश, ठीक है ना। तो ये 3 महादेशों से होकर के गुजरती हैं आपका इक्वेटर कह सकते हैं या फिर विषुवत रेखा, ठीक। इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो ये भी पाएंगे कि विषुवत रेखा प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर के भी ये विषुवत रेखा गुजरती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कर्क रेखा से पूछा जाए तो कर्क रेखा कहाँ पे, ये वाला कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा सब देखेंगे तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक है। कर्क रेखा 3 महादेश उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। वहीं बात करें हम मकर रेखा के बारे में तो आप देखेंगे कि मकर रेखा 3 महादेश दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती हैं, है ना। देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। 3 महादेश यहाँ भी कवर हो रहे हैं, 3 महादेश यहाँ भी कवर हो रहे हैं और 3 ही महादेश यहाँ भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो 3-3 देश सब में हैं, 3-3 महादेश सभी में हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कोरियोलिसिस बल कहाँ शून्य होता है। ऑप्शन है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ध्रुव पर या फिर सदिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ये ऑप्शन। पहले भी कई बार हम बता चुके हैं कि कोरियोलिसिस बल जो होता है विषुवत रेखा पर शून्य होता है। कोरियोलिसिस बल जो होता है एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, ठीक। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यह विक्षेप एक आभासी विक्षेपक बल से उत्पन्न होता है। इस विक्षेपक बल को ही कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन जेबी कोरियोलिसिस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसका नाम कोरियोलिसिस बल नाम पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और भी पूछा जा सकता है ना, कि ये जो अधिकतम कहाँ पे होता है। शून्य तो विषुवत रेखा पर होता है, अधिकतम कहाँ पे होता है ना। तो यह बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। कोरियोलिसिस बल जो होता है ना, कोरियोलिसिस जो बल होता है ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट में याद रखनी है, ठीक। चलिए, और एक आभासी बल है वो तो याद रखना ही है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से किसका तट लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है। ऑप्शन दे रखा है अमन, ओमान, सऊदी अरब, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, सऊदी अरब, ठीक है। याद रखना है सऊदी अरब का तट लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सऊदी अरब दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मैप पर कहाँ पे है सऊदी अरब। तो ये देखेंगे सऊदी अरब यहाँ पे है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर है लाल सागर, ये फारस की खाड़ी, अरबियन सी, ठीक है। तो इसे देखेंगे यहाँ भी टच कर रहा होता है, यहाँ भी। तो एकमात्र ऐसा सऊदी अरब है जो कि दोनों के साथ इस संपर्क में है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश की राजधानी उलान बटोर है। सवाल है, निम्न में से किस देश की राजधानी उलान बटोर है। ऑप्शन दे रखा है ओमान, अमन, लाओस, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ओमान की राजधानी मस्कट है, जबकि अमन की राजधानी साना है। लाओस की राजधानी कहाँ पर है, लाओस की राजधानी है वियतनाम कुछ करके है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लिखने का प्रयास करते हैं, है ना, वियतनाम कुछ ऐसा ही करके है, एग्जैक्टली वो देख लीजिएगा एक बार, शायद कुछ ऐसा ही है, वियतनाम कुछ करके है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी देश की राजधानी यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में उलान बटोर नहीं है। सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। एक बार से कॉन्फर्मेशन कीजिएगा आप लोग, क्या ये सही है या फिर कुछ और भी है, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वियतनाम, ठीक है, ये लाओस की राजधानी है। तो एक बार कंफर्मेशन आप लोग कीजिएगा, लेकिन उलान बटोर नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, ठीक है। अब सवाल उठता है कि उलान बटोर किसकी राजधानी है। तो ये है ये माफ़ कीजिएगा मंगोलिया की राजधानी है ये, ठीक है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, मंगोलिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, पृथ्वी के क्रस्ट
अर्थात भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी को निम्न में से क्या कहा जाता है? मोह, गुटेनबर्ग या फिर कॉनरैड। असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी, यह एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका ए ऑप्शन, मोह असंबद्धता। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका पृथ्वी का एक कह सकते हैं काट है, ठीक है, जो आंतरिक भाग को दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला भाग पूरा क्या है? क्रस्ट है। ये वाला पूरा भाग मेटल है और ये पूरा भाग क्या है? कोर है। कोर को भी लोग जानते हैं, दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक कोर और एक बाह्य कोर, है ना। और साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि कोर निफे से मिलकर बना हुआ है, अर्थात निकेल और फेरस यानी आयरन से, और ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जबकि क्रस्ट जो है ये सियाल से बना हुआ है, मतलब कि सिलिका और एल्युमिनिया से बना हुआ है, एल्युमिनिया से। ठीक है, चलिए, लेकिन सवाल यहाँ पर क्या था कि क्रस्ट और मेटल के बीच की समझौता को क्या कहा जाता है? तो जब देखेंगे कि ये मोह असमझौता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया क्रस्ट का और ये हो गया आपका मेटल का। तो इसके बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो अलग कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी यानी कि जो अलग कर रहा है दोनों को, ये कौन अलग कर रहा है? इसे कहते हैं मोह असंबद्धता। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मेटल है ना और कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता है, तो ये है गुटेनबर्ग, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्रस्ट और मेटल के बीच की जो लाइन है, ये लाइन, इसे ही कहा जाता है मोह असंबद्धता। और मेटल और कोर के बीच की जो ये असंबद्धता है, इसे कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। ठीक, इधर क्लियर हुआ। अब आइए ई साइड वाला, इधर क्या कह रहा है? तो ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जो ये माफ़ कीजिएगा, जो क्रस्ट है ना, तो ये जो क्रस्ट है और ये वाला जो क्षेत्र है, इसके बीच को भी दो भागों में बांटा गया है, इसे कहा जाता है कॉनरैड असंबद्धता। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। यानी कह सकते हैं क्रस्ट का ऊपरी भाग और क्रस्ट का निचली भाग को जो बीच के जो क्षेत्र है, जैसे दो भागों में बांटा गया है, इसे ही कहा जाता है कॉनरैड असंबद्धता। वहीं बात करें मेटल के बीच में, तो ये ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच के जो भागों में बांटा गया, इसे कहा जाता है रेफ्टी असंबद्धता। वहीं बात करें कोर के बीच वाला जो भाग है, अर्थात ऊपरी कोर और निचला कोर के बीच का एक लाइन जो दिया गया है, इसे कहा जा रहा है लेहमैन असंबद्धता। ठीक, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि ये पूरी कहानी यहाँ पर क्या है। तो अब पूछा गया था सवाल यहाँ पर, पृथ्वी के क्रस्ट भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की असंबद्धता। ठीक है, तो ये क्रस्ट हो गया, ये वाला क्रस्ट, और ये हो गया आपका मेटल। तो इसके बीच के को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इसे मोह असंबद्धता। ठीक है, ये माफ़ कीजिएगा, ये वाला लाइन, ये लाइन था, ये वाला पूरा क्रस्ट बोला गया था और ये मेटल कहा गया था, इसके बीच की लाइन ना, ये वाली लाइन। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये लाइन, इसकी लाइन के बारे में बात हो रही है, मोह असंबद्धता। ठीक है, चलिए, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे सिंपल सा है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिंपल से याद रखना है, क्रस्ट और मेटल के बीच में जो लाइन है, ये है मोह असंबद्धता, और मेटल और कोर के बीच में जो लाइन है, उसे कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, बाईं तरफ आते हैं, तो बाईं तरफ जब देखेंगे यहाँ पे कॉनरैड असंबद्धता क्या है, तो ये ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच की जो लाइन है, इसे कहा जाता है कॉनरैड। इसी तरीके से ऊपरी मेटल और निचला मेटल के बीच की जो लाइन है, उसे कहा जाता है रेफ्टी असंबद्धता। और जब हम कोर के पास पहुँचते हैं, तो ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच को जो लाइन है, इसे कहा जाता है, इस लाइन को लेहमैन असंबद्धता। बस इतने याद रखना है। चलिए, अब तो समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मंगला डैम निम्न में से किस नदी पर है? सवाल है मंगला डैम निम्न में से किस नदी पर है? ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मंगला डैम झेलम नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक, मंगला डैम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर में स्थित है। मीरपुर में इस डैम के निकट स्थित मंगला गांव के नाम पर इसका नाम मंगला डैम पड़ा है। इस बांध का निर्माण 1961 में शुरू किया गया था और 1967 में से पूरा किया गया था। बात करें झेलम का उद्गम, तो ये झेलम का उद्गम है भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले के शेषनाग झील से ये इसका उद्गम होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है ना जम्मू कश्मीर, इसमें यहाँ पे एक अनंतनाग जिले के जो ज़िला है, वहाँ पर एक झील है शेषनाग झील, वहीं से ये इसका उद्गम होता है झेलम का। ठीक, और ये भी याद रख सकते हैं कि झेलम नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पिछला मैं किसी वीडियो में बताया था कि चिनाब नदी पर भारत की सलाल, बगलिहार एवं दुल्हस्ती परियोजनाएं हैं। ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती ये परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं?
तो चिनाब नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सिक्किम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से लगती हैं? ऑप्शन है 1, 2, 4, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए ऑप्शन 1। सिक्किम राज्य की सीमा भारत के सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगती है। एक राज्य होगा इसका सही आंसर। बाकी देखेंगे कि लेफ्ट राइट में दोनों तरफ, एक तरफ भूटान है और एक तरफ नेपाल है, जबकि ऊपर में चीन या तिब्बत कह सकते हैं। ठीक है, आइए मैप पर दिखाते हैं। ये है आपका यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, तो इसी से देखेंगे यहाँ पर एकमात्र एक राज्य वेस्ट बंगाल से सीमा लगती है, जबकि दो देश के साथ, एक नेपाल बाईं तरफ और दाईं तरफ भूटान के साथ इसकी सीमा लगती है, ऊपर में तिब्बत है। ठीक है, तो इसकी सीमा मात्र एक राज्य से लगती है। सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन 1। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गॉडविन ऑस्टिन जिसे केटू भी कहते हैं, निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन ट्रांस हिमालय। गॉडविन ऑस्टिन केटू चोटी ट्रांस हिमालय की चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन केटू ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय क्षेत्र के काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये है ना आपका, यहाँ पे मैप पर देखिए, ये है आपका काराकोरम श्रेणी, इसी पर स्थित है आपका केटू। ठीक है, जिसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। आपको ये भी याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कह सकते हैं हिस्से हैं कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों इसके हिस्से हैं। और क्रम भी आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्रम से, इसे क्रम में लगाइए उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऐसे करके कुछ क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ऊपर में क्या है? काराकोरम, और इसी पर स्थित है आपका केटू। ठीक है, ट्रांस हिमालय, इसी नीचे है लद्दाख और ये इसके नीचे है जास्कर। ठीक है, इसी के नीचे है फिर पंजाल, इसी के नीचे धौलाधर और फिर है शिवालिक। तो आपको ये मेनली याद रखना है यहाँ पर कि ये जो आपका है ना काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। ठीक है, और गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, चलिए तो इतना चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी शहर निम्न में से कौन है? ऑप्शन दे रखा है नियामी, अबूजा, किगाली, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर सवाल पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक की संख्या बहुत कम जाने देते हैं, थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ाया कीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग मेरे लिए एक लाइक तक नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल में क्या है यहाँ पे, अफ्रीका देश नामीबिया की राजधानी शहर कौन सा है? नियामी, अबूजा, किगाली, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। क्या है? विंडहॉक है इसकी राजधानी, विंडहॉक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विंडहॉक। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पे नियामी के बारे में, तो नियामी शहर ये नाइजर देश की राजधानी है। नाइजर। ठीक है, ये है आपका नाइजर। थोड़ा सा मेरा राइटिंग इस पर अच्छा नहीं लिखाता है, इसलिए क्षमा चाहूँगा। और अबूजा के बारे में बात करें तो अबूजा ये नाइजीरिया देश की राजधानी है। नाइजीरिया, दोनों अलग अलग देश है, कन्फ्यूज नहीं करना है। नाइजीरिया। और एक है आपका किगाली, तो ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये किगाली शहर रवांडा देश की राजधानी है, रवांडा। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर है ये ऑप्शन, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए, निम्न में से कौन सा बांध नील नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन दे रखा है इनगा, केजी, कहोरा बासा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका भी ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है आसवान बांध। कौन सा बांध? आसवान बांध। आसवान बांध जो है ना, ये नील नदी पर स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके बारे में बात हम लोग कर ले थोड़ा सा। ये जो इंगा है ना, इंगा बांध जो है ना, ये कांगो नदी पर अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? कांगो नदी पर इंगा बांध जो है ये, थोड़ा सा रुकिएगा ज़रा, पेंसिल चेंज करते हैं।
कांगो नदी पर है। ठीक है, वहीं बात करें केजी या केंजी कुछ करके इसका नाम है, तो केंजी बांध नाइजर नदी पर स्थित है। नाइजर नदी, नाइजर। ठीक है, और काहोरा बासा बांध जो है ना ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, याद रख सकते हैं, जाम्बेजी। ठीक, चलिए अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर हुआ है? या फिर हम कह सकते हैं, सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? ऐसा है सवाल। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट, यहाँ भी टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हटाइए, पूर्वी तट पर या फिर उत्तरी तट पर। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है पूर्वी तट, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पूर्वी तट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। ठीक है, और इसकी लंबाई अब देखेंगे तो 2300 किलोमीटर है। कितना इसकी लंबाई है? 2300 किलोमीटर। ठीक है, और कह सकते हैं ये संसार का सबसे लंबी प्रवाल भित्ति भी है। ठीक है ना, मैप पर भी हम देख सकते हैं इसे, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की ये देखेंगे पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं? ऑप्शन दे रखा है, जिब्राल्टर जल संधि, डोवर जल संधि, या फिर उत्तरी चैनल एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती भी हैं। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि ये दोनों भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। वहीं बात करें डोवर जल संधि के बारे में, तो ये फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन को जोड़ता है। ठीक है, उत्तरी चैनल के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, तो उत्तरी चैनल उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती हैं। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड को अलग कर रही है कौन? स्कॉटलैंड को। स्कॉट होगा ना, स्कॉटलैंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है यूराल नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी ऑप्शन, वोल्गा नदी। याद रखना है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी रूस से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और इसकी जो उद्गम है, ये वोल्गा नदी का उद्गम जो है ना, ये बलडाई पहाड़ी एवं इसका मुहाना कैस्पियन सागर में स्थित है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पे हो रहा है? बलडाई पहाड़ी, और इसका मुहाना कहाँ पे है? कैस्पियन सागर। ठीक है, तो रूस में देखेंगे, रूस का एक बलडाई पहाड़ी वहाँ से होता है इसका, और इसका मुहाना जो है कैस्पियन सागर है, वोल्गा नदी का। ठीक है, वहीं बात करें यूराल नदी के बारे में, तो इसका उद्गम रूस में यूराल पर्वत है। ठीक है, और राइन नदी के बारे में बात करें तो राइन नदी का उद्गम आल्प्स जो पर्वत है वहाँ से होता है, ये राइन नदी का उद्गम। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एकांकागुआ चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है? पहला दिया हुआ है, यह एंडीज पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, यह रॉकी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, यह चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एकांकागुआ चोटी एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, तो पहला कथन सही है यहाँ पे।
ठीक है, तथा यह चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित भी है। तो ए और सी कथन सही है, बी कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये भी याद रख सकते हैं यहाँ पर कि एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कांगुआ की ऊंचाई लगभग आप देखेंगे तो 6,960 मीटर है। ठीक है, और एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, एंडीज पर्वत के बारे में याद रखना है, इस एंडीज पर्वत के बारे में याद रखना है कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, एक से अधिक या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका समताप मंडल। ओजोन पट्टी वायुमंडल के समताप मंडल भाग में अवस्थित है। ठीक है, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से की ऊंचाई धरातल से लगभग आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर है। ठीक है, वायुमंडल का 91% ओजोन समताप मंडल के ओजोन पट्टी में अवस्थित है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका, ये है किधर गया इधर, यहाँ ये है क्षोभ सीमा। ठीक है, यहाँ तक क्षोभ है मंडल है, इसके ऊपर पे देखेंगे शुरुआत हो जाता है समताप मंडल का। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये समताप मंडल है। इसी में देखेंगे कि ओजोन लेयर, ओजोन जो है यहाँ पे इसी में स्थित है समताप मंडल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी? 20 में, 30 में या 40 में, एक से अधिक होगा या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है प्लूटो की खोज वर्ष 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉमबॉग ने की थी। और ये भी याद रखना है कि 2006 ईस्वी के पहले तक इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 ईस्वी में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रह की नई परिभाषा तय की गई और इस नई परिभाषा के अनुसार ग्रहों के लिए निर्धारित शर्तों को प्लूटो पूरा नहीं करता था और इसे बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया और इसे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से ही बाहर कर दिया गया 2006 में। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1930। ठीक है, खोज की गई थी 1930 में, बाहर किया गया 2006 में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखनी है। अगला सवाल है पीटर्सबर्ग औद्योगिक शहर किस देश में है? ठीक है, बताना है पीटर्सबर्ग औद्योगिक शहर किस देश में है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, से अधिक होगा या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है पीटर्सबर्ग औद्योगिक शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ए ऑप्शन सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है चिनूक किस महादेश की स्थानीय पवन है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, एक से अधिक होगा या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चिनूक उत्तर अमेरिका महादेश की स्थानीय पवन है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, उत्तर अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के पूरी ढलानों पर नीचे उतरती गर्म पवन को स्थानीय स्तर पर चिनूक कहा जाता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है कि उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के पूरी ढालों पर नीचे उतरती गर्म पवन को स्थानीय स्तर पर चिनूक कहा जाता है। ठीक है, चिनूक कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली स्थानीय पवन है। ठीक है, चिनूक को स्थानीय भाषा में हिमभक्षक भी कहते हैं क्योंकि यह समय से पहले बर्फ को पिघला देती हैं। ठीक है, चिनूक पवन पशुपालन के लिए लाभकारी होता है क्योंकि इसके आगमन से चारागाह से आवरण बर्फ का हट जाना जो एक होता है ना, जो आवरण जो बर्फ होता है वो हट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पशुपालन के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि गर्म हवा होती है तो आकर को बर्फ को पिघला देता है, जिससे पशुपालन के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है और इस तरीके से आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।